हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी ट्यूब पे। मैं दीपेन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। आ जाओ फटाफट स्टार्ट करें आज का सेशन। आ जाओ फटाफट सारे स्टार्ट करें आज का सेशन। हेलो, बढ़िया हूँ मैं भाई। हेलो अश्विन, हेलो रजनीश। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप सब कैसे हैं? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और क्या हाल चाल है आप सबके? आ जाओ फटाफट। देखो, हमने बहुत सारे सवाल कर लिए थे इसमें से। अब हमें देखना है। गुड इवनिंग सभी को। स्टार्ट करें आज का सेशन। एक्चुअली थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं, तो मैं आपसे एक मिनट। हाँ, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। चलो, तो देखो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अपना इन सेंटर और सरकम सेंटर, है ना। इन सेंटर और सरकम सेंटर पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। चलो, तो देखो आज एक दो छोटी छोटी पॉइंट हम सीख लेते हैं, फिर इसके बाद क्लास अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, है ना। इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ये जानते हो सब आप लोग सब, है ना। तो एक मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेशन हम बाद में करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इसका ड्रीफ दे रहा हूँ कि अगर डिस्टेंस डी है तो डी की वैल्यू क्या होती है? आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर, है ना।
आर स्क्वायर माइनस डी इंटू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर है ना। जहाँ पर ये आर क्या होता है ये आप जानते हो, जहाँ पर कैपिटल आर क्या है आपकी सर्कम रेडियस, ये हो जाएगी आपकी सर्कम रेडियस, और स्मॉल आर क्या हो जाएगी आपकी इन रेडियस, है ना। हिंदी में हम क्या कह सकते हैं इसको, हिंदी में कह सकते हैं अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, ठीक है, अंतः केंद्र एवं परिकेंद्र के बीच की दूरी, ठीक है, हिंदी में इसको ये कह सकते हैं, ठीक है। याद रखना d इज इक्वल टू रूट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर, ठीक। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो स्केलेन ट्राइंगल होता है, स्केलेन मतलब क्या हो गया, स्केलेन ट्राइंगल मतलब हो गया, हिंदी में कहते हैं इसको विषम बाहु त्रिभुज, है ना, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। इसके जो 3 सेंटर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम पॉइंट पर होते हैं ना। हेलो हाय संदीप, सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, ठीक है। अब क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया आज, है ना। देखो अगर जो स्केलेन ट्राइंगल है यहाँ पर आप देखोगे, आगे जो आज क्लास में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो इन्हीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी आप सबको जानते हो, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सबको जानते हो। सेंट्रॉइड में अलग से पढ़ाऊंगा, वहाँ पर मीडियन की सारी थ्योरम पहले बताऊंगा, ठीक है। सेंट्रॉइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर आ जाएगी मीडियन, और मीडियन की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, मीडियन की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। हेलो सतीश, तो वो मैं एक साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप अभी ये देखो कि डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, ठीक है। दूसरा एक स्केलेन ट्राइंगल होता है, इस स्केलेन ट्राइंगल में जो 3 सेंटर होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। कौन सा, एक होता है अपना ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, फिर होता है अपना सेंट्रॉइड, ठीक है, और फिर होता है अपना सर्कम सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर मतलब हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र, सेंट्रॉइड मतलब हो गया केंद्रक, और सर्कम सेंटर हो गया मतलब परिकेंद्र, ठीक है। बहुत डीप में पढ़ते हैं हम। तो किसी भी स्केलेन ट्राइंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज, अलग अलग भुजाएं हैं, तो जो 3 सेंटर होंगे, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑर्थो सेंटर मिलेगा, तो फिर आपको मिलेगा इसका सेंट्रॉइड, मतलब जिसको हम जी बोलते हैं, और फिर आपको मिल जाएगा क्या, सर्कम सेंटर, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। फिर आपको क्या मिल जाएगा, सर्कम सेंटर, और ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। आवाज वगैरह आ रही है, क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है, एक बार बता देना, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक लाइन में 3 सेंटर होते हैं। सबसे पहले होता है ऑर्थो सेंटर, फिर होता है सेंट्रॉइड, फिर होता है सर्कम सेंटर, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइलर लाइंस, ठीक है। कौन सी लाइन कहते हैं, यूलर लाइंस या आइलर लाइंस, ठीक है। इसको कहते हैं यूलर रेखा या यूलर रेखा, ठीक है, या फिर यूलर लाइन, ठीक। और इसमें जो सेंट्रॉइड है वो सबसे पहले आपको ऑर्थो सेंटर मिलेगा, ठीक है, फिर आपको सेंट्रॉइड मिलेगा, फिर सर्कम सेंटर मिलेगा। और जो सेंट्रॉइड होगा इस लाइन को किस अनुपात में बांट रहा होगा, 2:1 में बांट रहा होगा। मतलब O से लेके G तक और G से लेके C तक का रेशियो कितना हो जाएगा अपने पास, 2:1, ठीक है। इस पर भी सवाल अपने पेपर में आते हैं, ठीक। तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें जो चारों सेंटर होते हैं वो कोलिनियर होते हैं ना, संरेखी होते हैं, मतलब एक ही रेखा पर होते हैं। अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें ए बी बराबर है AC, तो इसी लाइन पर ये जो लाइन है, यही मैंने आपको बताया भी है कि ये अपना क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होगा, ये साथ में मीडियन भी होगा, और साथ में क्या होगा, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो ये चारों सेंटर, ठीक है, जो चारों सेंटर है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, वो क्या होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे, ठीक है। इसी लाइन पर आपको ऑर्थो सेंटर मिलेगा, इसी लाइन पर आपको सेंट्रॉइड मिलेगा, इसी लाइन पर आपको सर्कम सेंटर मिलेगा, और इसी लाइन पर आपको क्या मिल जाएगा, इन सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। तो कई बार सवाल आ जाता है कि ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें चारों सेंटर कोलिनियर होते हैं, संरेखीय होते हैं। तो आप याद रखना ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और क्यों होता है ये मैं कॉन्ग्रुएंसी में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। और चौथा आपको क्या याद रखना है, सब लोग जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है,
समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है, उसके चारों सेंटर कोइंसाइड होते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके जो चारों सेंटर होते हैं वो कोइंसाइड होते हैं। कोइंसाइड मतलब एक ही सेंटर, आपका यही सरकम सेंटर होगा, यही ऑर्थो सेंटर होगा, यही सेंट्रॉइड होगा और यही क्या होगा, इन सेंटर होगा। यहाँ पर क्या आएगा, कोइंसाइड मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं इसको, एक ही बिंदु पर होगा, ठीक है, एक ही बिंदु पर इसके चारों क्या होंगे, अपने पास सेंटर होंगे, ठीक है। ठीक, ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि किसी भी ट्राइंगल अगर स्केलिन है तो उसके कितने सेंटर कोलिनियर होंगे, तो आपको याद रखना है सबसे पहले ऑर्थो सेंटर, फिर सेंट्रॉइड, फिर सरकम सेंटर, और इन तीनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन को हम यूलर लाइन कहते हैं। इसमें जो सेंट्रॉइड होता है वो इस लाइन को 2:1 में बांटता है। आपको ऐसे याद रखना है कि ओ जी सी, यूलर लाइन पे आपको सबसे पहले ऑर्थो सेंटर मिलेगा, फिर सेंट्रॉइड मिलेगा, फिर सरकम सेंटर मिलेगा, ठीक है। दूसरा, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसके चारों सेंटर कोलिनियर होते हैं, तो आपको आंसर लगाना है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसके सारे सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और ये सारी चीजें हम प्रूव करके आए हैं, ठीक है। चलो अब आज की क्लास का पहला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो आज की क्लास का फर्स्ट, इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से। अभी देखो अपना रह गया है, अभी जो सरकम सेंटर था, सरकम सेंटर के हमने बहुत सारे सवाल लास्ट क्लास किए थे फ्राइडे। अब कुछ सवाल अपने बच्चे हैं जो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर दोनों को मिला करके आते हैं, ठीक है। तो ये वाले सवाल करने हैं, और एक क्लास में अलग से लूंगा जहां पर हम सेंट्रॉइड के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी मीडियन, ठीक है। और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस पर मैं पूरी एक पहले इसकी कॉन्सेप्ट क्लास लेकर के आऊँगा मीडियन की, ठीक है, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे कि मीडियन जब दो किसी ट्राइंगल की मीडियन बराबर होती है, दो मीडियन बराबर होती है, ट्राइंगल कौन सा होता है, तीनों मीडियन बराबर होती है, ट्राइंगल कौन सा होता है, ठीक है। मीडियन 90 पर इंटरसेक्ट करें, क्या कंडीशन होती है, ठीक है। अगर इस तरीके से कंडीशन है राइट एंगल ट्राइंगल की मीडियन है तो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर के आएंगे, इस पर हम बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, किस पर, सेंट्रॉइड पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक। तो आज हम फटाफट से ख़त्म करेंगे सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के जितने भी सवाल बचे हैं इनको ख़त्म करेंगे, और फिर हम सेंट्रॉइड स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आज हो सकता है तो आज कर लेंगे, नहीं तो इस पर बेसिक के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला सवाल ये 2019 के सीपीओ का क्वेश्चन है, प्री 2019 के सीपीओ का क्वेश्चन है। सॉल्व कर दो इसको फटाफट, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या आंसर आएगा इसका, अच्छा सवाल है ये, इसमें बताओ क्या आंसर आएगा। कह रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, ये सर्कल से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये एक सरकम सर्कल वाला सर्कल है, वो वाला सर्कल नहीं है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ, पी क्यू एंड, गुड इवनिंग भाई अमन। कह रहा है कि पी क्यू एंड पी आर टू chord each of length 12 centimeter, PO intersect chord QR at the point S, the length of OS is, OS की लेंथ हमें बतानी है, बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा इसका। ये 2019 के सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ, आप लोग सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। तो एक सर्कल है अपने पास, इसमें दो हम क्या खींच लेते हैं, दो कॉर्ड खींच लेते हैं। कह रहा है कि सर्कल की रेडियस अपने पास, हाँ भाई गर्मी तो बहुत हो गई है, ठीक है। एक है अपने पास पी क्यू और एक है अपने पास पी आर, ठीक। इसका सेंटर हम मान लेते हैं यहाँ पर, ताकि अच्छे से हमें समझ में आए। गुड इवनिंग भाई प्रवीण। गर्मी में तो गर्मी होगी भाई, गर्मी में तो गर्मी होनी है, ठीक। इसको इससे मिला दो, तो जो पी ओ है ये सेंटर है अगर सर्कल का, तो पी ओ क्यू आर को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ 12 है, इसकी लेंथ 12 है अपने पास, और हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ओ एस, ठीक है। पी ओ इंटरसेक्ट क्यू आर एट पॉइंट एस, तो यहाँ एस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको ओ से लेकर के एस तक की वैल्यू बतानी है। ओ एस कितना होगा बताओ फटाफट। अच्छा मुझे सबसे पहले तो सभी ये बता दो कि मैंने ये सेंटर यहाँ क्यों नहीं लिया, इसके बाहर क्यों लिया, बता सकता है कोई।
ये जो डायग्राम है इसमें मैंने सेंटर बाहर क्यों लिया, अंदर क्यों नहीं लिया? चलो आंसर बताओ इसका फटाफट से। ये हमने सर्कल का सेंटर मान लिया O, इसने क्यू आर को एस पर इंटरसेक्ट किया, पी क्यू 12 है, पी आर 12 है, दो कॉर्ड थी पी क्यू पी आर, हमें O से लेकर के S तक की दूरी बतानी है, ठीक है। ये रेडियस है, तो रेडियस क्या होती है सर्कल की? सर्कल के सेंटर से सरकमफरेंस तक की डिस्टेंस 10 हो जाएगी। सर्कल के सेंटर से सरकमफरेंस तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और सर्कल के सेंटर से लेकर के सरकमफरेंस तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास? 10 हो जाएगी, ठीक है। ये भी 10 हो जाएगा। आया किसी का आंसर? क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बताओ फटाफट से। कितनी हो जाएगी अपने पास? 10 हो जाएगी, ठीक है। ये भी 10। किसी का आंसर नहीं आ रहा? चलो देखो, आपको पता है कि अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये सर्कल का सेंटर है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 90 बन जाएगा। और ये भी क्या बन जाएगा अपने पास? 90 बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको छोटी सी पता होनी चाहिए सर्कल की, कि सर्कल की कॉर्ड पर सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, वो सर्कल की कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। मतलब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अमन का आंसर आया 3.2। 3.2 नहीं आएगा इसका आंसर। देखो, अगर मैं देखता हूँ ये अपने पास एस है यहाँ पे, ठीक है, ये अपने पास एस है। अगर मैं इसको एक्स बोल देता हूँ, अगर मैं इसको x बोल देता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझना ध्यान से, ये पूरा 10 है अपने पास, ये ओ पी अपने पास 10 है। तो अगर हमने ओ एस को x माना है तो ये पी एस मेरा कितना हो जाएगा? 10 माइनस एक्स हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा मेरा? 10 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। तो अब इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, कौन से वाले ट्राइंगल में? ट्राइंगल पी क्यू एस। अच्छा सवाल है ये, ठीक है। पी क्यू एस, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 12 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास? क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है। सही लिखा है इसमें, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमने सही लिखा है ना। हमें अगर क्यू एस का स्क्वायर निकालना है, क्यू एस का स्क्वायर निकालना है, हाँ, पुखराज का आंसर सही है, पुखराज का आंसर बिल्कुल सही है। 2.8 इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा इसके बराबर, सही लिखा है। और इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, ट्राइंगल क्यू एस ओ में, क्यू एस ओ में, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? क्यू एस का स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? क्यू एस का स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों जगह क्यू एस की वैल्यू है, इक्वेशन 1 को 2 के बराबर कर सकते हैं, तो 12 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ से हमें एक्स मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें 12 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस कितना हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। 10 स्क्वायर माइनस कितना हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। अब अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 माइनस ये a माइनस बी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 तो हो जाएगा माइनस का 100, प्लस एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 20x तो हो जाएगा प्लस का 20, है ना, प्लस 20x। देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी। 10 का स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 20x, ये 100 है, ये हो जाएगा 200, इधर आकर के माइनस का 200, 56 बचेगा। 20x इज इक्वल टू 56 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा? 56 अपॉन में 20 बराबर कितना आ जाएगा? 2.8 आ जाएगा, ठीक है। 2.8, और x की वैल्यू ही निकालनी थी मुझे, x की वैल्यू निकालनी थी, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा इस सवाल का? 2.8 आ जाएगा, ठीक है। गणेश पूछ रहे हैं सर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल से सेंटर ज्वाइन किया है तो परपेंडिकुलर कैसे हुआ? अगर आपने सर्कल जो आइसोसेलेस ट्राइंगल से जो इक्वल साइड होती हैं, इक्वल साइड को मिलाने वाले वर्टेक्स से आप कोई परपेंडिकुलर खींचोगे तो वही लाइन क्या होती है?
एंगल बाइसेक्टर होती है, वही लाइन क्या होती है, मीडियन भी होती है। ठीक है, तो अब अगर ये इस सर्कल की रेडियस है, ठीक है, सर्कल की रेडियस है और ये कॉर्ड है, तो सर्कल की रेडियस से सर्कल के सेंटर को मिलाया मैंने। मतलब ये अगर मैं सर्कल, ये कॉर्ड से देख लो आप चाहे, ठीक है, और चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल से देख लो, अगर मैं कॉर्ड को इसके मिड पॉइंट से मिला देता हूँ, अगर मैं सर्कल के सेंटर को इसके मिड पॉइंट से मिला देता हूँ, तो आप ऐसे समझ जाओ कि अगर मिड पॉइंट से मिलाया तो ये 90 बन जाएगा। 90 बन जाएगा दो तरीके से, एक तो सर्कल की प्रॉपर्टी से, दूसरा आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से, दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है गणेश, ठीक है। अब सभी का आंसर आ गया अपना 2.8। या तो इस प्रॉपर्टी से समझ जाओ आप, ठीक है, या फिर आप इस प्रॉपर्टी समझ लो, दोनों में से किसी भी एक कंडीशन से आप समझ सकते हो। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है, शायद हमने जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी तब पढ़ा था ये। ठीक, नेक्स्ट चलें, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 265। मिड पॉइंट दिया नहीं गया, मिड पॉइंट हमने मिलाया, परपेंडिकुलर खींचोगे तो मिड पॉइंट पर ही जाकर के मिलेगा। ठीक है, मिड पॉइंट दिया नहीं है, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वहां से तो वो मिड पॉइंट पर ही जाकर के मिलेगा और कहीं नहीं जाकर के मिलेगा। ठीक है गणेश, इस सवाल को सॉल्व करो। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ, पी क्यू एंड पी आर टू इक्वल कॉर्ड ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू आर। क्यू आर की लेंथ बतानी है। सवाल वही है, उसका एक चीज़ और पूछ लिया हमसे, है ना, सेम क्वेश्चन है, एक चीज़ हमसे पूछ ली है, वही बताना है। इस बार पूछ लिया फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। तो क्वेश्चन वही सेम है कि एक सर्कल की दो कॉर्ड हैं अपने पास, एक सर्कल की दो कॉर्ड हो गई अपने पास, कौन सी, एक हो गई अपने पास पी क्यू, वही सेम डायग्राम बनेगा पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, इसको मिला देते हैं हम, और सर्कल का सेंटर अगर ये ओ है, यहाँ से हमने इसको मिलाया, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेंटर ये मान लेते हैं, तो यहाँ से हमें ये मिला दिया, यहाँ से ये मिला दिया। अभी हमें पता था कि एस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, पी क्यू पी आर अपने पास दो कॉर्ड हैं, दोनों की लेंथ कितनी है, 12, ये भी 12 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा अपने पास, 12 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस 10 है, ये 10 है। अभी हमने ओ एस कितना निकाला, ओ एस निकाला 2.8 निकाला ना, और ये 90 था, है ना, 2.8 निकाला था और ये 90 था। तो अब इसमें क्या हम क्यू एस निकाल सकते हैं, और अगर ये राइट है, ये 90 है, परपेंडिकुलर है, तो फिर ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में अगर हम क्यू एस निकालना चाहते हैं, क्यू एस का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा अपने पास कितना, वो आ जाएगा अपने पास 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100, माइनस कितना 2.8 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको या ऐसे कर लो, 28 का स्क्वायर क्यों करें हम, है ना, 28 के स्क्वायर क्यों करें, हम ऐसे कर लेते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। बहुत गर्मी हो रही है सर। देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 और 2 12 जुड़ जाएगा, 12.8 इंटू, इसमें आ जाएगा अपने पास कितना, ये हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा अपने पास 10 में 2 के 8, 7.2। ठीक है, तो हो जाएगा मेरे पास 12 सत्ते 84, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना, क्यू एस, ये रूट में निकाल लेंगे हम, क्यू एस का स्क्वायर है, क्यू एस का स्क्वायर आ गया अपने पास 12.8 इंटू 7.2, तो क्यू एस अपने पास आ जाएगा रूट के अंदर, इसको हम क्या ले सकते हैं 16 इंटू 8, है ना, 16 8 128, और इसको हम ले सकते हैं 9 8 72। ठीक, तो ये हो जाएगा अपने पास क्यू एस कितना, 2 डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा 16 कितना बन के आ जाएगा 4, और ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू एस मेरा कितना आ गया, 9 चौको 36 या 8 चौको 32, 32 इंटू 9 कितना आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 8 चौको 32, 32 इंटू 9। ठीक, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 27 और 1 28, तो 2.88 आ जाएगा अपने पास क्यू एस, है ना, गलती कर दी मैंने कोई, देख लेना एक बार क्या मैंने मिस्टेक करी है। देखो पिछला ही सवाल है अपने पास,
तो हमें क्यू एस निकालना था इस बार, और अपना ओ एस आया था, ओ एस अपना आया था 2.8, ओ एस हमने निकाला लास्ट वाले सवाल में 2.8 आया। तो यहाँ पर 10 के स्क्वायर में से अगर हम 2.8 का स्क्वायर घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, 10 के स्क्वायर में से अगर हम ये घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 और 2 12, 12.8 इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास 7.2। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 128 इंटू 72 बटे में कितना 100। तो क्यू एस को अगर हम ढंग से निकालें तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 16 इंटू 8। हाँ अभी सही है, ये हो जाएगा मेरे पास 16 इंटू 8 और 9 इंटू 8, है ना, बटे में कितना 10 इंटू 10। ठीक, तो क्यू एस कितना आ जाएगा, 16 आएगा 4 बन के, ये रूट के अंदर हो जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, बटे में कितना 10। तो 8 चौको 32, 32 इंटू 3 कितना 96, ये हो जाएगा। क्यू एस आ जाएगा मेरे पास 9.6। अगर क्यू एस 9.6 आया तो इसका दुगना क्या हो जाएगा मेरा क्यू आर, 9.6 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा 19.2। ठीक है, ठीक है, 19.2 क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर, क्योंकि हमने क्यू एस तो निकाल लिया, और क्यू एस का दुगना क्या हो जाएगा अपने पास क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 19.2। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। चलो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 266। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालना है, जिस ट्राइंगल की साइड अपने पास 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाएं अपने पास 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। उस ट्राइंगल की हमें इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है। बताओ फटाफट क्या आएगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी है, इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी है, वो क्या होती है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर। ठीक है, तो अगर किसी ट्राइंगल की साइड 6, 8, 10 है तो इसकी इन रेडियस कितनी हो जाएगी, इन रेडियस हो जाएगी 14 माइनस 10, 4, 2 हो जाएगी इन रेडियस, है ना। सर्कम रेडियस कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो डी बराबर कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी बतानी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। d इज इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर, जहाँ पर r क्या है सर्कम रेडियस। ठीक है, और ये क्या हो जाता है मेरा r हो गई सर्कम रेडियस, और स्मॉल r क्या होगी इन रेडियस। ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी आती हैं। ठीक है, ये हमने पिछले क्लासेस में बहुत सारे सवाल किए हैं। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 267। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। बुखराज, अमन, बताओ अगला सवाल। फाइंड द डिस्टेंस, सतीश, वेरी गुड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज के आपको इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस बतानी है। फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा। इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस बतानी है। बताओ फटाफट इसका आंसर क्या आएगा। इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस बतानी है। ट्राइंगल की साइड अपने पास है 13, 14 और 15। 13, 14, 15, क्या आंसर आएगा बताओ फटाफट। अब 13, 14, 15 तो कोई ट्राइंगल राइट एंगल बनता नहीं है ना। ये तो स्केलिन ट्राइंगल हो गया 13, 14 और 15। ठीक है, तो हमें बताना है इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी। तो d बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर। ठीक है, ये पूरे के बटे में रूट होगा, है ना, √65.8। या देख लेते हैं एक बार, शायद यही सही है। देखो r निकालेंगे हम तो r कितना आएगा इसका
पहले स्मॉल आर निकालते हैं, ठीक है। स्मॉल आर क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन में एस, ठीक है। इसका डेल्टा क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया 14 15 29, 29 और 13 कितना 42, 42 का आधा कितना हो गया मेरे पास 21। तो रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, ये हो जाएगा मेरे पास 8, ठीक है। एस माइनस बी 7, एस माइनस सी कितना आ जाएगा 6, डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो ये 7 लिखा है, ये 2 इंटू 3 लिखा है, तो 7 × 21, 7 × 21, 21 बाहर आ जाएगा, इंटू 21 बाहर आ गया, कितना बचा, यहाँ से 8 बचा, यहाँ से 2 बचा, 8 दूनी 16, 16 मतलब कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। और क्या आ गया मेरे पास 2 इंटू 3 है ना, तो 7 × 21 बाहर आ गया, डिवाइड बाय कितना हो गया 21 हो गया। तो इन रेडियस तो कितनी आ गई अपनी 4 आ गई, इन रेडियस 4 आ गई। सर्कम रेडियस हमने क्या सीखा था, सर्कम रेडियस सीखा था हमने ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा। तो आर बराबर ए बी सी कितना हो गया 13 इंटू 14 इंटू 15 डिवाइड बाय 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा हमने निकाल रखा है, डेल्टा कितना है अपने पास 21 इंटू 4, ठीक है। 21 इंटू 4 अपना डेल्टा हो गया। 2 से कट जाएगा 7 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 से जाएगा 5 बार, और 3 से चला जाएगा अपने पास 30 आते 21 है ना। और कुछ कट रहा है 13 इंटू 14 इंटू 15 इंटू 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा मेरा है 21 चौक 84, ठीक है। देख लो इसमें 13 इंटू 14 इंटू 15 डिवाइड बाय 4 इंटू 84, तो सीधा चला जाएगा 14 से 14 सिंह 84, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये आ जाएगा मेरे पास 65 अपॉन में 8, ठीक है। सर्कम रेडियस कितनी आ गई 65 अपॉन 8 आ गई। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर मतलब 65/8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर, आर कितना है मेरे पास, स्मॉल आर 4 है, और ये कितना है 65/8, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लेंगे, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 65/8 तो कॉमन हो गया, 65/8 कॉमन हो जाएगा मेरे पास, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 65/8 बचेगा, और माइनस यहाँ कितना बच जाएगा 8, तो ये आ जाएगा मेरे पास d बराबर रूट के अंदर 65/8, ठीक है। रूट के अंदर कितना आ जाएगा मेरे पास 65/8, ठीक है। मतलब सिर्फ 65 पे रूट होगा, और ये 8 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा, ठीक है। सी इस सवाल का क्या है, सही आंसर है। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13 14 एंड 15 सेंटीमीटर, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा रूट 65/8, ठीक है। कोई डाउट इसमें बताओ। इन रेडियस सर्कम रेडियस किसी भी ट्राइंगल की निकालनी आती है, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस और कैपिटल आर बराबर ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा, ठीक है। फिर डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर का हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, और हमें आंसर मिल गया कितना रूट 65/8, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो 268, और ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये कई बार सीडीएस से पूछा गया, और सीजीएल के मेंस में भी कई बार पूछा गया ये सवाल है। इन ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ए स्क्वायर इज मेड इन सच ए मैनर दैट टू एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर situated on radius is equidistant from center of circle and rest two vertices are situated on circumference if side of square is √5/√2, ये पूरा √5/√2 है, ठीक है, √5/√2। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की हमें रेडियस बतानी कितनी होगी, बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा इसका। फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा इसका। अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे तो आपको ये सवाल मिला होगा, है ना। बताओ इसका आंसर क्या आएगा फटाफट से। एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं सबसे पहले। क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट, ठीक है। और इसके अंदर हमने बनाया है एक स्क्वायर, एक वर्ग बनाया, ठीक है। इस वर्ग के जो 2 वर्टेक्स हैं
वो तो है, ये थोड़ा सा बहुत पास हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पर होगा। क्या आंसर आएगा इसका, बताओ फटाफट से। ये हो गया मेरा ए, बी, सी और डी। सतीश का आंसर आया बी, वेरी गुड, बी इसका सही आंसर है। कह रहा है कि ये जो दो वर्टेक्स है ये इसके सेंटर से इक्वि डिस्टेंस पर है, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। और बाकी दो वर्टेक्स, सबका आंसर 2.5 है, वेरी गुड। और ये जो बाकी दो वर्टेक्स हैं ये सरकमफ्रेंस पर हैं, तो हमें बताना है कि अगर इस स्क्वायर की साइड √5/√2 है तो रेडियस बतानी है सर्कल की कितनी होगी, ठीक है। मतलब अगर ये मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर इसको हम x मान लेते हैं, इसकी साइड x मान लेते हैं स्क्वायर की साइड, तो ये 90 है, ये 45 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 45 हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा x/√2, और ये भी कितना हो जाएगा x/√2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये x है तो x/√2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा अपने पास x/√2। तो अगर हम देखेंगे इसको, अगर हम इससे मिला दें, इसको अगर हम इससे मिला दें तो ये तो रेडियस हो जाएगी इस क्वाड्रेंट की, और अगर हम इसको इससे मिला देते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास क्या, इसका डायगोनल, ठीक है। तो अगर ये x है तो ये कितना आ जाएगा x√2 आ जाएगा, है ना। अगर हम इसको कुछ बोल देते हैं o, तो ट्राइंगल कौन सा देखना है हमें, ट्राइंगल AOC देखना है, ठीक है। ट्राइंगल AOC देखना है। इसमें अगर ये 45 है और ये एक स्क्वायर का डायगोनल है जो कि एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 45 हो जाएगा। मतलब ये अपने पास एक ट्राइंगल बन गया इस तरीके का, ये अपने पास इस तरीके का एक ट्राइंगल बन गया। ये कितना हो गया अपने पास 90 हो जाएगा, ये अपने पास A हो जाएगा, ये अपने पास O है, ये अपने पास C है, ये कैपिटल R लिख लिया हमने इसको, ये हमने अभी फाइंड किया x/√2 आ गया, ठीक है। और ये अपने पास कितना है, ये x√2 है, ठीक है। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास r² बराबर x/√2 का स्क्वायर और प्लस x√2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से एक रिलेशन मिलने वाला है जो आप याद रख लेना, तो ठीक है, नहीं तो अगर सॉल्व भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r² हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा x² प्लस कितना आ जाएगा 2x, ठीक है, x² प्लस 2x²। तो ये r² हो जाएगा मेरे पास, 2 और 2 4, 5x² बटे में कितना 2। तो r बराबर, आप याद रखना कि जब भी क्वाड्रेंट का सवाल आएगा और ये जो इक्विडिस्टेंस है, ये इक्विडिस्टेंस है, तभी ये सवाल बन पाएगा स्क्वायर में। तो याद रखना कि r बराबर होता है √5/√2 इंटू कितना x, ठीक है। r बराबर क्या होता है √5/√2 इंटू कितना x, ठीक है। अब यहाँ पर हमें x कितना दे रखा था, x दे रखा था √5/√2, तो r बराबर आ जाएगा √5/√2 इंटू x भी कितना है अपने पास √5/√2, तो r बराबर आ जाएगा मेरे पास 5/2 मतलब 2.5, ठीक है। तो मेरा आंसर इस सवाल क्या हो गया, बी हो गया। मैंने आपको पूरा बेसिक से सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। आंसर इस सवाल क्या हो जाएगा अपने पास 2.5 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है इसमें बताओ। तो ये तो बहुत सॉल्व किया जाने वाला सवाल है। अब कुछ और सवाल देखते हैं हम, ठीक है, पीछे आना पड़ेगा हमें। चलो ये सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर 224। क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं इसलिए आप परेशान मत हो, सारे सेम कॉन्सेप्ट के हम एक साथ करेंगे, ठीक है। ये वही सवाल है सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर वाले, ठीक है। इसका आंसर बताओ फटाफट से। Question number 224. In any triangle, if orthocenter lie on its one sides, then which of the following is true? इन चार में से क्या सही है, बताओ फटाफट, इन चार में से क्या सही है। सेंट्रॉइड हम अलग से डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं मीडियन की सारी प्रॉपर्टी पहले आपको बताऊंगा, फिर उस पर क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे अच्छे, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं और जो नए सवाल हैं। आज हमारा सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये इन सेंटर हमने पहले ख़त्म कर लिया था, ये दो और ख़त्म हो जाएंगे, फिर सेंट्रॉइड बचेगा। सेंट्रॉइड देखते हैं आज जितना हो जाएगा तो कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो मैं बता दूंगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
इन एनी ट्राइंगल इफ ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन वन ऑफ इट्स साइड देन क्या ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो जहां पर 90 होता है, या तो इस वर्टेक्स को बोल सकते हैं ऑर्थो सेंटर, या फिर किसी साइड पर बोल सकते हैं, या तो इस साइड ए बी पर बोल सकते हो आप, या फिर साइड बी सी पर बोल सकते हो। ठीक है, तो वही दिया था, इन एनी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर लाई ऑन वन साइड, किसी भुजा पर अगर स्थित है तो उसके वर्टेक्स पर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मैंने बताया था जब हम ऑर्थो सेंटर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना, ये सवाल अच्छा है, पूछ सकता है एग्जाम में, आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें। ठीक है, देख लो इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो, क्योंकि किसी ने आंसर नहीं बताया इसका। चलो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 225। बताओ फटाफट से। इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स विल बी। ठीक है, वेरी गुड नसीब। इसका आंसर बताओ अगले वाले का। इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड्स विल बी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये भी पूछा गया है कई बार। किसी भी त्रिभुज में तीनों ऊंचाइयों का सम होता है इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, लेस देन द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ठीक है, बताओ फटाफट। इसका आंसर बताओ फटाफट से। लेस देन द सम ऑफ ऑल 3 साइड, वेरी गुड। हाँ, इसका आंसर सही है, बी सही है इसका आंसर। ठीक है, बी सही है इसका, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द, वो तो मीडियन वाला होता है। ठीक है, ए बी और सी, अगर एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, ये डी हो गया, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा, ये ई हो जाएगा अपने पास, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, ये क्या हो जाएगा अपने पास? एफ। ठीक है, इसका आंसर अपने पास आएगा बी। कैसे मैं बता देता हूँ। अगर हम देखें ट्राइंगल ए बी डी में, देखो ट्राइंगल ए बी और डी में अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम ट्राइंगल ए बी डी में देखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ट्राइंगल ए बी डी में अगर आप देखोगे, ए बी डी में अगर आप देखोगे तो जो ए बी है उसकी लेंथ किससे बड़ी हो जाएगी? ए डी से बड़ी हो जाएगी ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, ए बी हाइपोटेनस हो गया, तो ए बी की लेंथ किससे बड़ी हो जाएगी? ए डी से बड़ी हो जाएगी, है ना। उसी तरीके से अगर आप ट्राइंगल ए डी सी देखो, ए डी सी देखोगे तो उसमें ए सी किससे बड़ा हो जाएगा अपना? ए डी ए सी बड़ा हो जाएगा किससे? ए डी से। यहाँ पर भी ए सी जो है 90 के सामने वाली साइड है, यहाँ पर ए बी क्या थी? 90 के सामने वाली साइड थी। ठीक है, मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। अब अगर आप देखोगे उसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ यहाँ से, बी ई सी में, है ना, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें 90 के सामने क्या है? बी सी। तो हम लिख सकते हैं कि जो बी सी है वो बड़ा हो जाएगा किससे? बी ई से। और उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो बड़ा हो जाएगा किससे? बी ई से। ठीक, उसी तरीके से हम इस ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं? देखो ये वाला ट्राइंगल जहाँ पर परपेंडिकुलर है अपना सी एफ, तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें ए सी एफ में, है ना, इस वाले ट्राइंगल में अगर देखें 90 के सामने कितना है? ए सी। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बड़ा हो जाएगा सी एफ से, और 90 के सामने यहाँ पर कौन सा है? बी सी। तो बी सी बड़ा हो जाएगा सी एफ से। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं, इसको 5 बोल देते हैं, इसको 6 बोल देते हैं। 1 से लेकर 6 तक की सारी इक्वेशन जोड़ दो तो ए बी और ए बी 2 बार है, बी सी और बी सी 2 बार है, ए सी और ए सी 2 बार है। तो क्या आ जाएगा जोड़ने पर? 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बड़ा हो जाएगा। ए डी भी 2 बार है, देखो ए डी भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, 2 टाइम्स ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बड़ा हो जाएगा मेरा ए बी प्लस बी सी प्लस ए ई बड़ा हो जाएगा अपने पास ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ से। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है।
एग्जाम में प्रूफ करने का टाइम ना लगे तो आपको ये चीज़ सीधी सीधी याद रखनी है, ठीक है, कि जो साइड का सम होता है वो हमेशा बड़ा होगा आपके तीनों एल्टीट्यूड के सम से, ठीक है। तो कह रहा है कि इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स लेस देन द सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, ठीक है, तीनों भुजाओं के योग से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। आंसर क्या आ जाएगा इस सवाल का, बी आ जाएगा। मैंने आपको प्रूफ करके बताया, आप एक बार अपने मन से खुद कर लेना, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। याद अगर आपको हो तो इसी तरीके की मीडियन और साइड्स में भी रिलेशन बनता है, ठीक है, वो हम आगे बनाएंगे। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 226, फटाफट बता दो इसको। मतलब अब हम आगे कौन से, ऑर्थो सेंटर में आ गए ना, अब अगर हम आ गए ऑर्थो सेंटर में, ठीक है। ऑर्थो सेंटर के फटाफट सवाल करेंगे और सेंट्रॉइड की जितनी कंडीशन हो सकती है वो देखेंगे, इसके बाद हम सेंट्रॉइड के सवाल करेंगे। सेंट्रॉइड मतलब मीडियन, और मीडियन की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप जानते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एबीसी, angle A is obtuse angle, O is orthocenter, if angle BOC is 54 then find the angle BAC। तो BAC की वैल्यू बतानी है, बताओ फटाफट से। संजीव शर्मा एक बार फिर से घटा करके देख लो, 180 में से 54 घटाओगे क्या 116 आएगा। देखो अगर ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जहाँ पर ए ऑब्ट्यूज है, तो ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। मुझे पता है कि जो इसका ऑर्थो सेंटर होगा वो यहाँ से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पीछे जा कर के कहीं मिल रहे होंगे ना। ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये ओ है इसका ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अगर ये 54 है, अगर ये 54 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा 126 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 126 है तो ये भी कितना आ जाएगा मेरा 126 आ जाएगा। तो BAC पूछा था, आंसर कितना आ जाएगा मेरा 126, ठीक है। बताओ इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है। ये देखो 90 था, ये भी 90, अगर भूल जाओ, हमने पढ़ा था ऑर्थो सेंटर पर एंगल कितना होता है 180 माइनस हाफ ऑफ 180 माइनस ए, वहाँ पर पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है 180 माइनस ये वाला है ना, इसको अगर 180 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 54, तो ये कितना होना चाहिए मेरा 126 होना चाहिए, ठीक है। देख लो इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। चलो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल करके बताओ 227, कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल एबीसी द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए बी एंड सी मीट द अपोजिट साइड्स डी ई एंड एफ respectively। AD, BCF intersect each other at P if EPD is 122 degree and the bisector of angle A and B meet at Q, then the measure of angle AQB। AQB की वैल्यू आपको बतानी है, फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा इसका। तब तक मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, तब तक आप आंसर बताओ फटाफट से। ये हो जाएगा मेरा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल है जहाँ हमने एंगल A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर हमने B से ड्रॉ किया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, और एक परपेंडिकुलर हमने C से ड्रॉ किया, और ये तीनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलते हैं, P पर मिलते हैं, ठीक है। ये भी अपने पास परपेंडिकुलर है, AD, BE और CF। क्या आंसर आया बताओ फटाफट। ये एक दूसरे को कहाँ पर मिल रहे हैं, P पर मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा P हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या दिया है, हमें दिया है EPD, ये वाला एंगल दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है मुझे कितना, EPD दे रखा है मुझे 122, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B, A और B के बाइसेक्टर हैं तो इनको भी खींच लेते हैं हम बाइसेक्टर को। एंगल A का बाइसेक्टर यहाँ पर है कहीं पर मान लो, और B का बाइसेक्टर यहाँ पर कहीं पर है, और ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं कहाँ पर, Q पर, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि AQB कितना होगा। बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, बता दो फटाफट से।
बताओ फटाफट ये कितना आएगा। 119। वेरी गुड, सही है सतीश, 119 सही है सवाल का। अगर ये 122 है तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 58 आ जाएगा, है ना। अगर ये 58 है और ये इन सेंटर है, इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस 90 प्लस रिमेनिंग का आधा होता था, तो 58 का आधा 29, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 119 आ जाएगा। तो एंगल ए क्यू बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 119 आ गया। ये क्या हो जाएगा, सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, 119 ही सवाल का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 228। 228 देखो फटाफट से, इसको सॉल्व करके बताओ। इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल A52, O is the orthocenter of the triangle BO and CO meets AC and AB at E and F respectively. If the bisector of angle OBC and OCB meet at P, then the measure of angle BPC। BPC की वैल्यू बतानी है, बताओ फटाफट से। एक ट्राइंगल अपने पास है क्या, यहाँ पर देखें अगर, तो ट्राइंगल है अपने पास कौन सा, ABC। ठीक है, ए अपने पास कितना है, 52 है, ए अपने पास 52 है। O इज द ऑर्थो सेंटर, O अपने पास ऑर्थो सेंटर है। BO यहाँ पर कह रहा है कि BO को आगे बढ़ाओ और CO को आगे बढ़ाओ, तो ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, AC को मिलेगा E पर, ये हो जाएगा मेरा E और ये हो जाएगा मेरा F। ठीक है, E और F पर मिलेंगे। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ OBC, इसका बाइसेक्टर यहाँ पर है और इसका बाइसेक्टर यहाँ पर है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं P पर। तो हमें ये बताना है कि एंगल BPC कितना होगा। BPC बताना है, फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा इसका। सर्कम सेंटर और इन सेंटर में भी हम इस तरीके के सवाल करके आए हैं, है ना। सर्कम सेंटर और इन सेंटर में भी हम सेम इस तरीके के सवाल करके आए हैं, जो अब हम ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर में कर रहे हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा फटाफट। ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब जितना ये होगा उतना ये है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अगर ये मिल जाए मुझे तो बात बन जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, अगर ये 152 है तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 128 आ जाएगा। अगर ये 128 है तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 90 प्लस 64, मतलब कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इस सवाल क्या हो जाएगा मेरे पास, 154 हो जाएगा। ठीक है, देख लो फटाफट, इसमें कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो। आया समझ में। इसमें कोई डाउट बताओ। क्वेश्चन नंबर 229, क्वेश्चन नंबर 229, ये अपने पास एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपको, अगर थोड़ा सा आपको सही नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक है, यहाँ पर ये अपने पास H है, यहाँ से ये H हो गया, और ये अपने पास C है, O है अपने पास। ठीक है, कह रहा है कि H इज ऑर्थो सेंटर, H ऑर्थो सेंटर है, एंड O इज सर्कम सेंटर, O सर्कम सेंटर है। BAH अपने पास कितना है, 30 है, BAH अपने पास 30 है। देन फाइंड OAC कितना होगा, ये वाला एंगल हमें बताना है कितना होगा। बताओ फटाफट इसका आंसर बताओ कितना आएगा। OAC कितना होगा बताएंगे फटाफट सभी लोग।
क्या आंसर आएगा इसका? देखो किसी का आंसर नहीं आया। अगर ये ऑर्थो सेंटर है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये ऑर्थो सेंटर है तो अगर हम यहाँ से इसको मिला देते हैं तो ये 90 हो जाएगा। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरा, 60 हो जाएगा। और अगर ये अपने पास सरकम सेंटर है, इसको हम इससे मिला देते हैं तो हमें पता है कि जो सरकम सेंटर होता है वो दोनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है ना। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका दुगना हो जाएगा। सरकम सेंटर पर बना एंगल सामने वाले एंगल का दुगना होता है, तो अगर ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 120 आ जाएगा। अगर ये 120 है, ये दोनों एंगल बराबर हैं तो बचा 60, 60 का मतलब कितने कितने हो जाएंगे, 30 30 हो जाएंगे। ये भी 30 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 30 हो जाएगा। तो 30 इस सवाल का क्या है, आंसर है। देख लो कोई डाउट है इस सवाल में क्या? 15 डिग्री नहीं, 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। 15 कैसे आ रहा है, 30 आंसर आएगा इसका। देखो ये अगर ऑर्थो सेंटर था, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये परपेंडिकुलर होगा सामने वाली साइड पर, है ना। अगर ये 90 30 दे रखा था, ये 90 है तो ये 60 हो गया। अगर ये सरकम सेंटर है तो सरकम सेंटर पर बना एंगल हमने पढ़ा था कि सरकम सेंटर पर बना एंगल, अगर ये मेरा सरकम सेंटर है, ठीक है, अगर ये मेरा सरकम सेंटर है और ये एंगल ए है तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 2a हो जाएगा। तो अगर ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा, 120। ये सरकम सेंटर है मतलब ये दोनों वर्टेक्स से लेकर के, और ये वाली डिस्टेंस ही बराबर होगी, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। ये तीनों आपस में क्या होंगी, बराबर। अगर ये 60 था तो 120 हो गया, 120 तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 सवाल का क्या है, सही आंसर है। देख लो कोई डाउट है क्या इसमें? देखो कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट, फिर आगे बढ़े। 15 कैसे आ रहा था? HAQ कहाँ है, HAQ? HAQ निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये और ये इक्वल हो जाएगा अपने पास, निकाल लेंगे फिर हम। अगर ये 30 है, ये 30 हो जाएगा, और ये पूरा एंगल HAQ भी निकल जाएगा। दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, वो भी निकल जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। HAO ये भी निकल जाएगा। ये 90, इसको आगे बढ़ा देना, ठीक है, ये भी निकल जाएगा। अगर ये 30 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, तीनों का सम 180 लगा देंगे। अभी तो मुझे लगता है कि शायद नहीं निकल पाएगा, है ना, बाकी दिमाग लगाएंगे तो निकल जाएगा। ठीक, आप कोशिश करना, नहीं आया तो फिर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 230 देखो, क्वेश्चन नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 230। कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एक्स और ये क्यू वाई होना चाहिए, है ना, पी एक्स क्यू वाई एंड आर जेड बी एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्टिंग एट ओ, पी ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्यू ओ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू वाई। एंगल बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर है। एंगल बाइसेक्टर होता तो निकल जाता है HAQ। ठीक है, इसका आंसर बताओ फटाफट से। एक ट्राइंगल है अपने पास पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर, यहाँ से हमने एक पी एक्स खींचा है परपेंडिकुलर, ठीक है, एक क्यू वाई खींचा है और एक आर जेड खींचा है। ठीक है, तो ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। और ये क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर है, हाइट है। और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, PO अपने पास कितना है, 6 है, PO अपने पास 6 हो गया।
पी एक्स अपने पास 8 हो गया, अगर पी ओ 6 है, पी एक्स 8 है, तो 8 है तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओ क्यू अपने पास 4 है, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू वाई, है ना। क्यू वाई की लेंथ बताना है कितनी होगी, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। क्यू वाई की लेंथ बताना है, क्या आएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू वाई। कौन करेगा इस सवाल को, बताओ फटाफट से। वेरी गुड अमन, 7 सेंटीमीटर सही आंसर है इसका। देखो 7 इस सवाल का सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगर इस वाले ट्राइंगल में देखें हम, क्यू ओ एक्स में, है ना, क्यू ओ एक्स में अगर आप देखोगे 6 नहीं आएगा, 7 आएगा ना। क्यू ओ एक्स में अगर आप देखोगे इस वाले ट्राइंगल में, तो आपको क्या मिलेगा इस ट्राइंगल में, अगर हम देखें क्यू ओ एक्स में, है ना, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम क्यू ओ का स्क्वायर बराबर क्यू एक्स के स्क्वायर प्लस ओ एक्स के स्क्वायर, है ना। तो अगर हम यहाँ से क्यू एक्स निकालना चाहें तो क्यू ओ कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और अपने पास ओ एक्स कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बराबर आ जाएगा अपने पास क्यू एक्स के स्क्वायर। तो आ जाएगा मेरे पास 12 हो जाएगा, 12 बराबर क्यू एक्स का स्क्वायर, तो क्यू एक्स बराबर आ जाएगा अपने पास कितना, 4 × 12 मतलब 2√3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2√3। आप जानते हो कि किसी ट्राइंगल में अगर साइड, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 30 है, ये 90 है, ये 60 है, तो उस ट्राइंगल की साइड का रेशियो कितना होता है, 1:√3:2, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्राइंगल की साइड का रेशियो अपने पास क्या है, इस ट्राइंगल की साइड का रेशियो अपने पास है, ये 2 है, ये 2√3 है, और ये कितना है, 4 है। अगर हम इसको 1 बोलते हैं तो ये √3 है, और ये कितना है मेरा, 2 है। मतलब इसका ये एंगल कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, और ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। अगर ये 60 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 30 हो जाएगा। 90 के सामने कितना है, 6 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल गई, 6 मिल गई। तो 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब ये O से लेकर के Y, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। ये 3 है, ये 4 है, तो क्यू वाई कितना आ जाएगा मेरे पास, 7 आ जाएगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, इसमें आया समझ में या नहीं आया। तो किसी भी त्रिभुज की भुजाएं दी हो, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जो ट्रिपलेट होता है, ये एक ट्रिपलेट आपको ये वाला भी याद रखना है, 1√3 and 2, ठीक है। ये भी क्या बनाती है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है, मतलब समकोण त्रिभुज बनाती है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है, ठीक है। बताओ कोई डाउट इसमें, अच्छा सवाल था। बस अगर आपको यहाँ पर ध्यान आ गया तो सवाल सिंपल है, अदरवाइज आप ढूंढते रहोगे ना। देखो इस सवाल में किसी भी बच्चे कोई डाउट है या समझ में आ गया तो आगे बढ़ें। कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 231। बहुत बढ़िया सवाल, इसको सॉल्व करके बताओ, ठीक है। ठीक है, बढ़िया सवाल है, इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से। कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल द लेंथ ऑफ 2 एल्टीट्यूड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ थर्ड एल्टीट्यूड, ठीक है। किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष लंब 12 और 15 सेंटीमीटर हैं, तो तीसरे शीर्ष लंब की सभी संभवतः पूर्णांक मान का योगफल क्या होगा, बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत गर्मी है। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर इसने बता दिया, मतलब वो स्टार्टिंग से क्लास देख रहा है। आपको पूरी ज्योमेट्री स्टार्टिंग से पढ़नी है, मतलब जब पहली क्लास हुई थी तब से लेकर के अब तक जितनी भी क्लास हो गई हैं, अगर आपने सारी क्लास अच्छे से पढ़ ली, नोट्स बना लिए, तो फिर आपको ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है।
क्योंकि हम हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बहुत डीप में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अभी तक मेरा ट्राइंगल ख़त्म हो गया होता, है ना। और ये 10वीं क्लास है आज ज्योमेट्री की, जहाँ पर अभी हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, और अभी 2-3 क्लास और लगेगी हमें ट्राइंगल को ख़त्म करने में, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे तरीके से ट्राइंगल ख़त्म करेंगे, इसी तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल ख़त्म करेंगे। और जो कुछ है, अगर मैं आपको बताऊं कि ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास ट्राइंगल, ठीक है। अगर आपको ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टी आती है, तो वही आधी से आधी प्रॉपर्टी किस्म लगती है क्वाड्रिलेटरल में, और वही प्रॉपर्टी किस्म लगती है सर्कल में, ठीक है। तो अगर आपका ट्राइंगल अच्छा है तो फिर आपको क्वाड्रिलेटरल और सर्कल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। इसका आंसर इसने बता दिया, वो बहुत ही मतलब मज़ा आ जाएगा। जो बच्चे पहली क्लास से आ रहे होंगे उन्हें थोड़ा बहुत पता होगा कि हमने पढ़ी थी सबसे पहली क्लास में इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, है ना। और फिर मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल में अगर किसी ट्राइंगल की साइड ए बी सी है, तो कोई भी साइड ले लो, किसी साइड का सम जो होता है बाकी दो साइड के डिफरेंस से बड़ा होता है, और बाकी दो साइड के डिफरेंस के सम से क्या होता है, छोटा होता है। डिफरेंस से बड़ा होता है, सम से छोटा होता है ना। अमन का आंसर आया 1749, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, 1749 सही आंसर है इसका। तो एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दूसरा क्या पता होना चाहिए आपको, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में जो साइड होती है वो आपकी हाइट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। हाइट को ही हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी यहाँ पर, तो आप इस सवाल को कर लेते, अदरवाइज नहीं हो पाता आपसे सवाल, ठीक है। तो अगर मान लो एक हाइट 12 सेंटीमीटर है, 15 है, और तीसरी हमने x मान ली। अगर ये हाइट है तो साइड क्या हो जाएंगी, साइड हो जाएंगी 1/12, 1/15 और 1/x, ठीक है, 1/x। तो जो ये साइड है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बड़ी होगी इनके डिफरेंस से, 1/12 माइनस 1/15 से, इनसे इनके डिफरेंस से बड़ी होगी, और इनके सम से क्या होगी, छोटी होगी, है ना। इनके सम से क्या होगी, छोटी होगी। तो अगर इसको देखें तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1, ठीक, 1/x, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 60, 12 पंचे 60, ये आ जाएगा 9। तो 1 जो x है, 1/x की वैल्यू इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइन उल्टे हो जाएंगे, x की वैल्यू हो जाएगी मेरी किससे बड़ी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 60/9 से बड़ी हो जाएगी, और 60 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। जब 1/x इससे बड़ा और इससे छोटा है, तो जो x होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा अपने पास, कि जो ये अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये x हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये 60/9 हो जाएगा। ये यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा था, तो ये यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा ऐसा, और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो x की वैल्यू है वो 60/9 से बड़ी होगी, और 60 से क्या होगी, छोटी होगी। ध्यान रखना आप ये बात, ठीक है। तो 60/9 कितना हो गया, 9 छक्के 54, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मतलब x की मिनिमम वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। 6 पॉइंट समथिंग से बड़ी होनी चाहिए 7, और 60 से छोटी होनी चाहिए, मतलब कितना हो सकता है, 59। मतलब जो x की वैल्यू होगी वो मिनिमम 7 हो सकती है, हाँ 6 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पर मैंने पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि 6.7 मतलब 6 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 6 से ज़्यादा क्या आ जाएगा, 7 होना चाहिए, और 60 से छोटा मतलब 59। मतलब 7 से लेकर के 7, 8, 9, 10 इस तरीके से कहाँ तक जा रही है गाड़ी, 59 तक जा रही है। तो ये अरिथमेटिक सीरीज बन गई। इनका सम चाहिए मुझे, सम कितना हो जाएगा, टोटल टर्म्स कितने हो गए, टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 1 से लेकर के अगर 59 तक देखेंगे तो 59 टर्म्स हो गए। लेकिन यहाँ से यहाँ 1 से लेकर 6 तक नहीं है, तो 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। n/2 और a+l मतलब कितना हो जाएगा, 7 + 59, तो आ जाएगा मेरे पास 53/2 इंटू कितना आ जाएगा, 66 काट देंगे 33 टाइम्स आएगा। ये इनका सम निकालना था, इसलिए हमने फॉर्मूला लगाया n/2 a+l वाला, ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज वाला। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 33 3 99, ठीक है, कैरी 9 आ गई, 165, और 9 कितना आ जाएगा, 174। 1749 इस सवाल का क्या है, सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो साइड वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी, तभी हम इसका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज हमें क्या होगी, दिक्कत होगी। तो अब आपको बार बार ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से लिख सकते हो ये चीज़, ठीक है। सीधा आप यहाँ से लिख सकते हो, या आप सीधा यहाँ पर आ सकते हो, कि कभी भी अगर हमें परपेंडिकुलर दिए होते हैं तो उनका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या मिल जाती है, साइड मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, 1749। क्या ये सवाल सभी को समझ में आया?
बताओ इस सवाल में किसी बच्चे को कोई डाउट है? इसमें किसी को भी कोई डाउट है या हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ें? क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 232। बताओ फटाफट इसका आंसर क्या आएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 12, 35 एंड 37 सेंटीमीटर? बताओ फटाफट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 12, 35 एंड 37 सेंटीमीटर? उस ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस बतानी है जिस ट्राइंगल की भुजाएं 12, 35 और 37 सेंटीमीटर है। 12, 35 और 37 सेंटीमीटर है। बताओ फटाफट। 12, 35 और 37 सेंटीमीटर है। आप जानते हो किसी भी ट्राइंगल की साइड अगर 12, 35 और 37 होती हैं, ये सवाल तीसरी बार आ रहा है मुझे लगता है, तो ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? ये ट्राइंगल हो जाएगा अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा अपने पास? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 12, 35, 37 होती हैं तो वो त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हो, राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हो कि जो सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, आप समझ गए होगे, ये 12 होगा, ये अपने पास 35 हो जाएगा और ये अपने पास कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो जो सरकम सेंटर होता है, अगर ये सरकम सेंटर है इस ट्राइंगल का, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका। और ये क्या हो जाता है इसका? ऑर्थो सेंटर। हमें ये डिस्टेंस पूछी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, जो कि होता है 37 का आधा। मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास? 18.5 आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा सवाल का आंसर? गुड इवनिंग आकाश। इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? 18.5। ठीक है। देख लो इस सवाल में किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो। वेरी गुड। सतीश, अभिषेक, सबका आंसर आ रहा था 18.5। ठीक है। तो अमन का भी आंसर आ गया 18.5। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये साइड अगर 12, 35, 37 समझ गए कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज तो फिर ढूंढते रहोगे सवाल, है ना। तो ये अपने ऑर्थो सेंटर कंप्लीट हो गया, ऑर्थो सेंटर कंप्लीट हो गया, जितने भी सवाल बनने थे। सरकम सेंटर भी कंप्लीट हो गया, प्लस इन सेंटर भी कंप्लीट हो गया अपने पास। ठीक है। अब अपना सबसे इंपॉर्टेंट बचा है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोइड। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है? मीडियन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। ठीक है। और मीडियंस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माध्यिका जिसको हम बोलते हैं, ये अपने पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की कंडीशन क्या होती है? मतलब पहले तो मीडियन के बारे में समझना पड़ेगा और फिर मीडियन से ही क्या बना है अपने पास? सेंट्रोइड बना है। ठीक है। देखते हैं अभी अपने पास कितना टाइम है। तो अभी अपने पास है टाइम, तो एक बार हम डिस्कस करते हैं मीडियन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है। पहले मैं इसकी सारी आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। ठीक है। आज जितनी हो पाएंगी आज बता दूंगा, बाकी कल की क्लास में पहले इसकी सारी प्रॉपर्टी करेंगे और फिर इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है। चाहे 17, 18 मेंस की बात हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के प्री की बात हो। ठीक है। CDS तक के सवाल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। तो हम आते हैं अपनी स्लाइड नंबर जो अपने पास खाली थी। ठीक है। उसको देखते हैं हम फटाफट से, कौन सी स्लाइड खाली है अपने पास। देखो हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं। इधर उधर हो गए सवाल थोड़े से,
हाँ, यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लो आप सेंट्रोइड। ठीक है, और सेंट्रोइड से पहले अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है, ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। ठीक है, तो एक बात आती है कौन सी, मीडियन, है ना। मीडियन मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हिंदी में माध्यिका। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं थोड़ी सी मीडियन की। पहले मीडियन की बात करेंगे और फिर आ जाएंगे अपने सेंट्रोइड पे। ठीक है, सेंट्रोइड पर ज़्यादा कंडीशन नहीं है, लेकिन मीडियन पर अपनी बहुत सारी कंडीशन है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, ये हम देख चुके हैं कि एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूज हो चाहे राइट एंगल, सेंट्रोइड सबका क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर होता है। तो अगर ये एक ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट चाहे ऑब्ट्यूज चाहे राइट एंगल, ठीक है, अगर मैं इस साइड के मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला देता हूँ, ठीक है, इस साइड के मिड पॉइंट को अगर मैं इसके सामने वाले वर्टेक्स से मिला देता हूँ, तो ऐसी लाइन क्या कहलाएगी मेरे पास, ऐसी लाइन क्या कहलाएगी मेरे पास, मीडियन कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो एडी क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं इसको सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिला दूं तो ये यहाँ पर मीडियन हो गई, और इसको अगर हम इसके सामने वाले वर्टेक्स से मिला दें, है ना, और ये मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, तो ये भी क्या कहलाएगी अपने पास, मीडियन। और जहाँ पर मीडियन इंटरसेक्ट करती है वो क्या कहलाता है, अपना सेंट्रोइड कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, अपना सेंट्रोइड कहलाता है। ठीक, तो सेंट्रोइड की कंडीशन है कि सेंट्रोइड ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स ऑफ एरिया में डिवाइड करता है, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये जो सेंट्रोइड है ये मीडियन को भी, ध्यान रखना, मीडियन को भी 2:1 में डिवाइड करता है ना, मीडियन को भी 2:1 में डिवाइड करता है। और जब यूलर्स लाइन हमने देखी थी स्टार्टिंग में, जहाँ पर सबसे पहले ऑर्थो सेंटर था, फिर सेंट्रोइड था, फिर सर्कम सेंटर था, तो यहाँ पर भी ये सेंट्रोइड क्या कर रहा था, इसको किस अनुपात में बांट रहा था, 2:1 में। तो इनको याद करने में आपके लिए क्या रहेगा, आसानी रहेगी। ठीक है, कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को भी 2:1 में डिवाइड करता है और यूलर्स लाइन को भी 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ से देखें, सबसे पहली चीज़ और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, अगर हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं, है ना, तो अगर मैं AD की लेंथ बोल लेता हूँ, AD बराबर बोलता हूँ मैं कितना, या हम ऐसे कर लेते हैं इसको, अगर मैं देखूँ ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल अगर मैं देखता हूँ BGC, BGC में क्या ले सकते हैं कि BG प्लस जो GC का सम होगा वो बड़ा होगा किससे, BC से, है ना। BG प्लस GC का सम होगा वो बड़ा होगा किससे, GC से, है ना। BG प्लस GC का सम होगा वो किससे बड़ा होगा, BC से बड़ा होगा। उसी तरीके से अगर हम देखें ट्राइंगल AGC में, AGC में याद है ना, अगर हम देखें ट्राइंगल AGC में, AGC में हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AG प्लस GC, किन्हीं दो साइड का सम बड़ा होता है तीसरी साइड से, क्या आ जाएगा यहाँ पर, AC आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम देखें ट्राइंगल कौन सा, AB और G, इस ट्राइंगल में क्या ले सकते हैं हम, इस ट्राइंगल ले सकते हैं AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स AG प्लस BG प्लस GC, है ना, ये मिल जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा अपना AB प्लस BC प्लस AC से। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ये सेंट्रोइड है तो अगर हम AG की वैल्यू निकालें तो मुझे पता है कि AG और GD का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1 होगा। मतलब अगर हम लिखें तो AG को क्या लिख सकते हैं, AG को लिख सकते हैं 2/3 ऑफ AD, लिख सकते हैं ना, AG बराबर 2/3 ऑफ AD लिख सकते हैं, और GD बराबर लिख सकते हैं हम 1/3 ऑफ AD। इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, जो AG है इसकी जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं। उसी तरीके से अगर आप BG देखोगे तो BG की जगह हम क्या रख सकते हैं, BG की जगह रख सकते हैं हम 2/3 ऑफ BE, है ना। उसी तरीके से अगर हम इस GC की जगह देखें, GC की जगह, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 ऑफ CF लिख सकते हैं, ना। तो फटाफट से हम यही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये AG की वैल्यू रख देते हैं, ये BG की वैल्यू रखते हैं, और ये GC की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 पहले से है और ये आ जाएगा 2/3 ऑफ AD प्लस 2/3 ऑफ BE प्लस 2/3 ऑफ CF, है ना। और ये बड़ा हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC से। जहाँ भी समझ में ना आए पूछ लेना, तो हो जाएगा मेरे पास 4/3। और ये कई बार सवाल पूछ चुका है अपने पेपर में, किसी भी एग्ज़ाम को आप दोगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। AB प्लस BC प्लस अपने पास कितना AC, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इसको हम डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा लेंदी करके बताया ताकि आपकी और भी बेसिक सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 4 टाइम्स AD प्लस BE प्लस CF बड़ा होगा 3 टाइम्स AB प्लस BC प्लस AC से, ठीक है। तो आपको एक चीज़ तो ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है, एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, ये भी पूछ सकता है पेपर में, दूसरा आपको याद रखना है। और तीसरा अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं, इक्वल नहीं, ग्रेटर देन लगा है, इक्वल नहीं आएगा आकाश, इक्वल नहीं आएगा, इक्वल आएगा जब ये स्क्वायर हो जाएगा इनका, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद क्या रखना है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है 4 टाइम्स AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है, याद है, वेरी गुड। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AB प्लस BC प्लस AC अपॉन में अगर हम देखें तो AD प्लस BE प्लस CF, ठीक है। यहाँ से अगर हम लिख दें अपने पास, ये हो जाएगा मेरे पास CF, इसको मतलब यहाँ ले गया तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 4/3, है ना, ठीक। या अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे हम कितना, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास ग्रेटर देन, है ना, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 4/3, ठीक। मतलब जो वैल्यू होगी AB प्लस BC प्लस AC अपॉन AD प्लस BE प्लस CF की वो कितनी होगी, 4/3। 4/3 का मतलब क्या होता है, 1.33 होता है। मतलब जब आप AD प्लस BC प्लस AC को AD BE CF के सम से डिवाइड करोगे तो आपको एक से बड़ी वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ, इसका मतलब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जो AB मतलब साइड्स का सम होता है AB प्लस BC प्लस AC बड़ा हो जाएगा किससे, ये हो जाएगा AD प्लस BE प्लस CF से, ठीक है। इसका जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, इसका जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, ये निकला अपने पास कि सम ऑफ साइड्स, आपको याद रखना है, सम ऑफ साइड्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियंस, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये 4 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा। अगर आप यहीं से देखना चाहो, अगर ये नहीं भी बनाना चाहते हो, अगर ये नहीं भी बनाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम सीधा अगर देखते कि किसी संख्या में AD प्लस BE प्लस CF में किसी संख्या में आपने 4 से गुणा किया, तब जाकर के वो किसी संख्या के 3 गुने से बड़ी हुई, AB प्लस BC प्लस AC। अगर हम यही समझ लेते, किसी संख्या में आपने 4 से गुणा किया तब जाकर के वो किसी दूसरी संख्या के 3 गुने से बड़ी हुई, इसका मतलब क्लियरली बात ये है कि ये जो वैल्यू है ये इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो हो सकता था कि ये वैल्यू बड़ी हो जाती, लेकिन आपने 3 से ज़्यादा से इसमें मल्टीप्लाई किया, इसीलिए ये वाली वैल्यू क्या हुई, इससे बड़ी हुई। इसका मतलब क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि सम ऑफ साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मीडियंस, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको मीडियन की यही याद रखनी है कि किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग उसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग से क्या होता है, छोटा होता है। या ऐसे याद रख लो कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसकी तीनों माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है, ठीक है। जैसे भी आपको याद रहता है आप वैसे याद रख सकते हो, ठीक। यहां तक देख लो, किसी बच्चे को कोई डाउट है, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, ठीक। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको यही याद रखनी है। मैंने आपको डेरिवेशन करके बता दिया, ठीक। हम ये पूरा डेरिवेशन ना भी करते, अगर हम AD को, आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर हम AD को M1 मान लेते तो ये मेरा हो जाता 2/3 ऑफ M1, ठीक है।
ये हो जाता है मेरा, अगर हम बी ई को, अगर इसको और छोटा करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, बी ई को अगर हम M2 मान लें तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2/3 ऑफ M2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम CF को M3 मान लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2/3 ऑफ M3, ठीक है। तो फिर इसमें अगर हम डायरेक्ट ये कंडीशन लगा देते इन तीनों ट्राइंगल में तो हमें ये कंडीशन यहाँ से भी मिल जाती, ठीक है। तो ध्यान रखना आप ये चीज़, किसी भी त्रिभुज में जो साइड्स का सम होता है वो हमेशा मीडियन के सम से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी अगर हम देखें यहाँ से, दूसरा हम क्या देख सकते हैं, एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर हमें मीडियन की लेंथ दे रखी हो, ठीक है, और हमें ट्राइंगल का एरिया पूछा जाए, ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है। दूसरी क्या याद रखनी है कि अगर हमें, पहला तो आपको याद रखना है, बता देता हूँ कि जो सम ऑफ साइड्स होता है वो हमेशा बड़ा होगा सम ऑफ मीडियन से, ठीक है। दूसरा, अगर हमें किसी ट्राइंगल की मीडियन की लेंथ दी होती है ना, अगर हमें किसी ट्राइंगल की मीडियन की लेंथ दे रखी होती है, AD, BE और CF अगर मीडियंस हैं, ठीक है, ये मीडियंस हैं, और हमें ट्राइंगल का एरिया पूछा जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जाता है हमसे, तो आप याद रखना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस, है ना। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, इसको भी हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। किसी भी ट्राइंगल में अगर हम हीरोज फार्मूला लगा दें तो हमें ये चीज़ भी मिल जाएगी कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया, अगर उस ट्राइंगल की मीडियन की लेंथ दे रखी है, तो अगर मीडियन की लेंथ दे रखी है तो हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो क्या होगा, 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस। तो अगर हमें उस मीडियन को लेकर के अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, उस ट्राइंगल का एरिया का अगर 4/3 से गुणा कर दिया जाए तो हमें पूरे ट्राइंगल का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आपको दो कंडीशन याद रखनी है, ठीक, कि अगर किसी ट्राइंगल की मीडियन की लेंथ जो होती है, तीनों मीडियन की लेंथ वो तीनों साइड के सम से छोटी होती है। दूसरा कि अगर हमें किसी ट्राइंगल की मीडियन की लेंथ दे दी जाए और उस ट्राइंगल का हमसे एरिया पूछ लिया जाए, तो उस ट्राइंगल का एरिया होता है 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस। ये चीज़ हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हमने 2/3 माना, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल ले लो, तो यहाँ से भी हमें ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। ये फार्मूला सबके लिए होगा, ठीक है, ये फार्मूला सबके लिए होगा। मान लो मैं कह देता हूँ कि किसी ट्राइंगल की तीनों मीडियन की लेंथ अपने पास 13, 14 और 15 है, ठीक है। किसी ट्राइंगल की, सबके लिए सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, किसी भी ट्राइंगल के लिए मैंने आपको बोल दिया किसी ट्राइंगल की मीडियन की लेंथ 13, 14, 15 है, तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इन 13, 14, 15 को ट्राइंगल की साइड मान करके एरिया निकालोगे। अब अगर ये स्केलेन ट्राइंगल है तो इसका एरिया निकलेगा अपना किससे, हीरो के फार्मूले से, ठीक है। और उसमें अगर हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे ट्राइंगल क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब जगह आप लगा सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस, ठीक। तो अभी हमने दो चीज़ें देखी, इसके बाद मीडियन की और भी प्रॉपर्टी हैं जो हम आज नहीं देखेंगे, ठीक है, आज टाइम हो गया। बाकी जो प्रॉपर्टी है मीडियन की वो हम कल देखेंगे, कल पहले प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर इसके बाद इसके सारे सवाल करेंगे, ठीक है। अगर आप कहोगे तो इसको मैं प्रूव करके बता दूंगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की, ठीक है, क्योंकि कभी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि फाइंड द प्रूफ, ये अगर हमसे पूछेगा कि प्रूफ क्या है इसका, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप याद रख लो, अगर मैं प्रूफ बताऊंगा तो अगर आप कहोगे तो बता दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप याद रख लोगे, ठीक है। आगे जो हम प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे उससे भी मैं एक बार इसको बता दूंगा इस चीज़ को, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। मीडियन मतलब जो है अपना पास, मीडियन कह सकते हो आप या फिर सेंट्रॉइड बोल सकते हो, ठीक है। सेंट्रॉइड या फिर मीडियन की जो प्रॉपर्टी है वो करेंगे, और उस पर कितने तरीके के सवाल अच्छे अच्छे बन सकते हैं वो सारे हम कल कर रहे होंगे, ठीक है। तो कल इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जितनी प्रॉपर्टी है मीडियन की मैं सारी करा दूंगा आपको, ठीक है। बिल्कुल, CDS, SSC मेंस, प्री CDS कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ये बेस्ट, ठीक है, ठीक है। उसके लिए क्लास बहुत फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। लो बच्चों ने आंसर ही बता दिए,
अगर मैंने कहा था कि मीडियन की लेंथ 13, 14, 15 है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, सैटरडे संडे ऑफ होता है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है रोज़ शाम 6 बजे। और आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CDS की तैयारी कर रहे हो, CDS का लेवल ही लेकर के चल रहे हैं। CDS कई बार ऐसा होता है कि जो CDS के पेपर में सवाल आए होते हैं वो अपने SSC के मेंस में आ जाते हैं ना, और जो SSC के मेंस में आए हुए सवाल होते हैं वो CDS पूछ लेता है। तो आपको कभी भी अगर तैयारी करनी हो, ठीक है, तो आपको CDS के प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्लास है CDS और SSC के बच्चों के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, बाकी रेलवे का बच्चा भी देख सकता है। रेलवे के लिए सवाल वही है जो थोड़े छोटे छोटे से हैं। ठीक है, मतलब बेसिक सवाल, और जो आगे बढ़ते जा रहे हैं वो CDS और SSC प्री प्लस मेंस के लिए है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप जानते हो क्या करना है। बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में शाम को 6 बजे। मीडियंस की सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा, फिर इस पर जितने सवाल पॉसिबल है वो सारे करा दूंगा। ठीक है, मेंस में पूछे गए, प्री में पूछे गए, अभी पूछे गए, इससे पहले पूछे गए, CDS से पूछे गए, सारे सवाल मैं आपको करा दूंगा इसके। और फिर अपना बचेगा ट्राइंगल, मतलब इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और राइट एंगल। ठीक है, फिर अपना ट्राइंगल क्या हो जाएगा, खत्म। और हाँ, एक चीज़ बताएगी, मास पॉइंट ज्योमेट्री। ठीक है, तो अभी काफ़ी लंबा चलने वाला है ट्राइंगल। जब ट्राइंगल हमने इतना अच्छे से पढ़ लिया, अगर आप पूरी क्लास एक अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर आपको कभी ज्योमेट्री में दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आपको सारी कंडीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो बस इसी उम्मीद के साथ कल मिलेंगे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए शुक्रिया, क्लास में आने के लिए धन्यवाद, और ऐसे डेली आओ और अपना पढ़ते रहो। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।